नमस्कार विद्यार्थियों। छात्रों, हम लोग पिछले कुछ वीडियो में प्रवास से संबंधित बातें कर रहे हैं। हमने इसमें प्रवास का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रमुख कारक और प्रवास के परिणामों पर चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज का हमारा वीडियो प्रवास के सिद्धांतों से संबंधित है। प्रवास से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में कुछ सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन किया। हम उन्हीं सिद्धांतों और नियमों को आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रवास के सिद्धांत विभिन्न जनांकीय अर्थात जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विद्वानों ने अपने अनुभव और अनुसंधानों के द्वारा प्रवास के सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनमें प्रवास के संबंध में सर्वप्रथम जो नियम बनाए गए, जो निर्धारित किए गए, उन नियमों को निर्धारित करने वाले विद्वान रेवेनस्टीन महोदय थे। इन्होंने प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं उन्हें हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। इनके सिद्धांत का नाम है रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत, जो दूरी क्षय नियम भी कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि दूरी क्षय नियम क्या है या इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको बताना है रेवेनस्टीन महोदय के प्रवास सिद्धांत को ही दूरी क्षय नियम कहा जाता है और इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1885 में किया गया। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। क्या नियम इन्होंने बताए हैं? पहला नियम इन्होंने ये कहा कि प्रवास और दूरी, अर्थात प्रवास और दूरी में क्या संबंध है। रेवेनस्टीन बताते हैं कि अधिकांश प्रवासी लोग छोटी दूरी तक संचरण करते हैं, प्रवास करते हैं, स्थानांतरण करते हैं और इसकी वजह से जनसंख्या में स्थानीय परिवर्तन होता है। प्रवास प्रवाह का जन्म होता है जिसकी दिशा विस्तृत व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों की ओर होती है। अर्थात ये बताते हैं कि छोटी दूरी का प्रवास अधिक होता है और प्रवास की जो दिशा होती है वो व्यापारिक क्षेत्रों या औद्योगिक केंद्रों की ओर होती है। अर्थात जहाँ व्यापार के विस्तृत क्षेत्र हैं, बाजार हैं या औद्योगिक केंद्र हैं, वहाँ पर प्रवास अधिक होता है, वहाँ इन्हें अधिक रोजगार की प्राप्ति की संभावनाएं होती हैं। इसलिए छोटे क्षेत्रों से इस क्षेत्र की ओर प्रवास होने लगता है। दूसरा बिंदु इन्होंने बताया प्रवास पदानुक्रम। ये कहते हैं कि तीव्रता से वृद्धि करते हुए शहरों में या नगरों में उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्तियां विद्यमान होती हैं उन्हें पूर्ण करने हेतु सुदूर क्षेत्रों से प्रवासी आते हैं। अर्थात दूर क्षेत्रों से प्रवासी आकर यहाँ बसने लगते हैं। यह क्रिया नगरीय प्रभाव के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने तक सक्रिय रहती है। जब तक नगर का प्रभाव दूर क्षेत्रों तक नहीं पहुंचता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगला बिंदु इन्होंने धारा और प्रतिधारा के रूप में दर्शाया और कहा कि प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में विभेद करते हुए रेवेनस्टीन बताते हैं कि ग्रामीण लोगों की अपेक्षा नगरीय लोगों में प्रवास की भावना भिन्न होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला प्रवास अधिक होता है, क्योंकि गांवों में अभावों में जीने वाले लोग शहरों में बेहतर सुख सुविधाएं और रोजगार की चाह में प्रवास करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। अगले नियम में ये कहते हैं कि प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है और ये बहुलता इस रूप में होती है कि न्यूनतम दूरी के प्रवास में स्त्रियों का बाहुल्य अधिक होता है। छोटी दूरी के प्रवास में स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होने लगती हैं, लेकिन बड़ी दूरियां या लंबी दूरियों में ये प्रवास कम होता है।
साथ ही इस बिंदु के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि विवाह उपरांत अर्थात जब लड़की का विवाह होता है तो वो अपना स्थान छोड़कर अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करती है, तो यह भी एक तरह का प्रवास ही है। तो इस तरह से स्त्रियां निश्चित रूप से बहुत भारी संख्या में प्रवास करती हैं। तकनीकी विकास और प्रवास, इसमें यह कहा जाता है कि तकनीकी विकास के साथ प्रवास की मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे तकनीकी विकास अधिक होने लगता है वैसे वैसे ही प्रवास की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। प्रवास के प्रेरक कौन है? इसमें यह कहा गया है कि प्रवास की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में आर्थिक उद्देश्य भी प्राथमिक होते हैं, अर्थात जो प्राथमिक कारण है वो है आर्थिक। इसी आर्थिक वजह से प्रवास की शुरुआत होती है। आर्थिक वजह के बाद बेहतर सुख सुविधाएं, उच्च शिक्षा और अन्य कारणों से भी प्रवास होने लगता है। रेवेंस्टीन ऐसे विद्वान थे जो सबसे पहले प्रवास संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। 1885 में इन्होंने प्रवास संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनके अनुसार सर्वाधिक प्रवास आर्थिक वजह से होते हैं। इसके अलावा आयु और लिंग भी प्रवास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयु के अंतर्गत हम कहेंगे कि जो युवा वर्ग है वो प्रवास में अधिक भागीदारी निभाता है। लिंग के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि जब कम दूरी का प्रवास होगा तो उसमें स्त्रियों की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। युवावस्था में लोग अधिक प्रवास करते हैं। प्रवास के विभिन्न चरण या सोपान होते हैं, अर्थात अलग अलग चरणों में प्रवास होता है। जैसे पहले गांव से छोटे नगर की ओर प्रवास होता है, फिर छोटे नगर से बड़े नगर की ओर प्रवास किया जाता है। इस प्रकार छोटे नगरों से प्रवास द्वारा पैदा की गई रिक्ति गांवों से लोगों के प्रवास द्वारा भरी जाती है। सारांश रूप में हम प्रवास के नियमों को हम निम्नानुसार बिंदुओं में दर्शा सकते हैं। प्रवास और दूरी, अर्थात प्रवास के दूरी से क्या संबंध है? छोटी दूरी का प्रवास अधिक और लंबी दूरी का प्रवास कम होता है। अवस्थाओं में प्रवास या प्रवास पदानुक्रम, जिसके अंतर्गत हम बताते हैं कि प्रवास छोटे से बड़े की ओर होने लगता है। वाणिज्य केंद्र या व्यापारिक केंद्रों की ओर प्रवास बढ़ता है। धारा और प्रतिधारा हमने बात की थी। ग्रामीण नगरीय विभेद, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की मात्रा और प्रकार में भिन्नता दिखाई देती है। स्त्रियों की बहुलता, छोटी दूरी के लिए स्त्रियों की बहुलता होती है प्रवास में। विवाह के पश्चात भी स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रवास की संख्या बढ़ाती हैं। युवा वर्ग की अधिकता, किशोर, युवा और वृद्धावस्था की अगर हम बात करें तो तीनों ही अवस्थाओं में जो युवा वर्ग होता है वो प्रवास अधिक करता है, वो स्थानांतरित अधिक होता है। क्योंकि चाहे शिक्षा ले लो, चाहे व्यवसाय ले लो, चाहे रोजगार की बात हो, युवा वर्ग ही अधिक सहभागिता निभाता है। प्रवास की वजह से महानगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। कई मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है और कई अनैतिकताएं, कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। प्रवास बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु भी उत्तरदायी है। तकनीकी विकास और प्रवास, अर्थात तकनीकी विकास से प्रवास की मात्रा बढ़ती है और अंत में हम कहेंगे प्रवास का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक वजह है। आर्थिक कारणों से प्रवास होने लगता है। सिद्धांत की अच्छी बातें और कमियां, इस पर हम चर्चा करें तो रेवेंस्टीन ने जो नियम बताए हैं वो इंग्लैंड के संदर्भ में बताए थे, जो पूरे विश्व के संदर्भ में लागू होने चाहिए थे। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमी है कि इसे पूरे विश्व या संसार के संदर्भ में लागू नहीं किया गया। इनके द्वारा प्रतिपादित नियम में पूरे विश्व को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे संसार के लोग अलग अलग जलवायु और वातावरण में रहते हैं और ये नियम वहाँ पर
पूरी तरह से सही साबित नहीं हो सकता, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। रेवेंस्टीन ने लघु दूरी के प्रवास को अधिक महत्व दिया, जबकि यह देखा गया है कि लोग बाहर अर्थात लंबी दूरी के प्रवास भी बहुत अधिक मात्रा में करने लगे हैं। अपने नियमों में रेवेंस्टीन ने आर्थिक कारण को एक महत्वपूर्ण कारण माना, लेकिन वर्तमान में आधुनिक समय में केवल आर्थिक कारण से ही प्रवास नहीं होता है, अन्य भी कई कारण हैं जिनकी वजह से प्रवास होने लगता है। तो इस प्रकार रेवेंस्टीन महोदय द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए गए उसमें कुछ कमियां विद्वानों ने उजागर की, लेकिन कमियां होते हुए भी इस नियम में कई सारी अच्छाइयां भी हैं। हम उन अच्छाइयों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो कम दूरी के प्रवास नियम को बताया वो वास्तव में दैनिक प्रवास में लागू होता है, क्योंकि प्रतिदिन रोजगार और मजदूरी हेतु लोग अपना स्थान छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से निकट के शहरी क्षेत्रों में रोज आना जाना करते हैं। तो ये लघु दूरी का प्रवास है जो वास्तव में सही है। दूसरी बात इन्होंने जो बताई प्रवास नियम के अंतर्गत अवस्था, तो ये भी सही प्रतीत होता है कि छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र की ओर प्रवास बढ़ता है। इन्होंने अन्य विद्वानों के लिए प्रवास संबंधी नियमों का प्रतिपादन करने हेतु तो एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया और ये प्रवास के जो नियम हैं वो वास्तव में कई क्षेत्रों के लिए सार्थक भी सिद्ध हुए हैं। रेवेंस्टीन के जो सिद्धांत हैं हम एक बार और सारांश के रूप में इनको पढ़ लेते हैं। सार रूप में हम देखें तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे प्रवास की मात्रा कम होती है, अर्थात कम दूरी पर अधिक और अधिक दूरी पर कम प्रवास होता है। प्रवास विभिन्न चरणों या सोपानों में होता है। लोग गांवों से छोटे नगरों की ओर और छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रवास करते हैं। प्रवास की मुख्य धारा एक प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। नगरवासियों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा प्रवास की प्रवृत्ति कम होती है, अर्थात ग्रामीण लोगों में प्रवास की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कम दूरी के संदर्भ में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवास करती हैं और प्रौद्योगिकी के स्तर और प्रवास की मात्रा में धनात्मक संबंध है, अर्थात बढ़ते प्रौद्योगिकी विकास तकनीकी विकास की वजह से प्रवास की मात्रा बढ़ती है। अधिक संख्या में लोग प्रवास करते हैं, अधिक दूरी तक प्रवास करते हैं और प्रवास का जो मुख्य कारण है यह सबसे अधिक प्रवास आर्थिक वजह से होता है। तो छात्रों, ये प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो रेवेंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगले वीडियो में है हम अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।